Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में एडल्ट एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में नैप के नाम से भी जानते हैं। देखो, आज के वीडियो लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारी की इंफॉर्मेशन नैप के बारे में मैंने इंक्लूड की है, इसलिए पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एडल्ट एजुकेशन का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, नैप कब लॉन्च किया गया था। तो देखो, नैप वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1978 इन ऑर्डर टू इरेडिकेट इलिटरेसी। आपको डेट ध्यान रखनी है, किस तारीख को नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो डेट है 2 अक्टूबर 1978। देखो, 2 अक्टूबर को आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है। तो 2 अक्टूबर 1978 को नैप लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था इन ऑर्डर टू इरेडिकेट इलिटरेसी। इसका मतलब क्या हुआ कि लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए और इलिटरेसी को एलिमिनेट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। Next point is, it aimed at educating 100 million non-literates in the age group of 15 to 35 years within a time frame of 5 years. देखो, इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि कितने लोगों को एजुकेट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इस प्रोग्राम का मेन एम था टू एजुकेट 100 मिलियन। 100 मिलियन मीन्स 10 करोड़ पीपल। देखो, 1 मिलियन होता है इज इक्वल टू 10 लाख, तो 100 मिलियन हो जाएगा 10 करोड़। तो 10 करोड़ लोगों को एजुकेट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये प्रोग्राम एक मैसिव प्रोग्राम था। बहुत लार्ज स्केल पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो इस प्रोग्राम का एम ये था कि 10 करोड़ लोगों को शिक्षित किया जाए विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर अंदर 10 करोड़ लोगों को एजुकेट करना, नॉन लिटरेट्स को लिटरेट करना, इस प्रोग्राम का मेन मिशन था। अब देखो, दूसरा इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एज ग्रुप को टारगेट किया गया था। तो इसमें जिस एज ग्रुप को टारगेट किया गया था वो थी 15 टू 35 ईयर्स। अब देखो, 15 टू 35 ईयर्स की एज को ही टारगेट क्यों किया गया। मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी ये बता चुकी हूँ कि जो 15 टू 35 ईयर्स की एज होती है, ये एक ग्रोथ की एज होती है, ये डेवलपमेंटल एज होती है। इस एज में क्या होता है कि पर्सन के अंदर नॉलेज एक्वायरिंग एबिलिटीज बहुत हाई होती है। इस एज में जो नॉलेज वो एक्वायर करता है, उस नॉलेज को यूटिलाइज करके वो अपना ग्रोथ कर सकता है, वो अपनी लाइफ स्किल्स को डेवलप कर सकता है, वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सकता है। तो यहाँ पर जो टारगेटेड ग्रुप है वो है 15 टू 35 ईयर्स। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। पहला क्वेश्चन आपको डेट याद रखनी है कि किस डेट को नैप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो डेट कौन सी थी? 2 अक्टूबर 1978। दूसरा, कितने लोगों को टारगेट किया गया था? तो 10 करोड़ पीपल वर टारगेटेड। यहाँ पर 100 मिलियन नॉन लिटरेट्स को लिटरेट करने का ये प्रोग्राम था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एज ग्रुप के लोगों को टारगेट किया गया था। तो आपकी एज ग्रुप हो जाएगी 15 टू 35 ईयर्स। क्लियर? अब देखो, इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ये जो प्रोग्राम था, इसने 3 चीजों पर एम्फोसाइज किया था। पहली चीज क्या थी? लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दूसरी चीज थी फंक्शनल डेवलपमेंट, और तीसरी थी सोशल अवेयरनेस। 3 चीजों पर ही इसने मेन फोकस किया था। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स थे इसके, बहुत सारे एम थे, लेकिन जो मेन एम थे वो 3 थे। सबसे पहला मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देखो, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब क्या होता है? टू मेक एवरीबडी सेल्फ रिलायंट इन 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशंस। देखो, नैप का मेन ऑब्जेक्टिव था कि कंट्री में हर पर्सन को रीडिंग, राइटिंग और कैलकुलेशंस की स्किल्स आनी चाहिए।
यानी बेसिक एजुकेशन हर किसी को आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज हर पर्सन को होनी चाहिए। हर इंसान को इतना आना चाहिए कि वो लिख सके, लिखी हुई बात को वो पढ़ सके और वो सिंपल कैलकुलेशंस कर सके, प्लस माइनस कर सके, ताकि उसको कोई दूसरा पर्सन चीट ना कर सके। देखो, हमारी डेली एक्टिविटीज में, हमारे डेली रूटीन में ये तीनों ही स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। इन तीनों स्किल्स के बिना हम अपनी एक्टिविटीज में हैम्पर हो जाते हैं। हम अपनी डेली एक्टिविटीज को हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर हमें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता या फिर कैलकुलेशंस नहीं करनी आती, तो हम अपनी लाइफ को नहीं जी सकते, क्योंकि कोई भी पर्सन हमें मिसगाइड कर सकता है, कोई भी पर्सन हमें चीट कर सकता है। तो एम यही था कि इन अ कंट्री एवरीबडी शुड नो हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू कैलकुलेट। ये 3 आवर्स में सेल्फ रिलायंट बनाना इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि ये बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड करना है। बेसिक लिटरेसी में तीनों स्किल्स को डेवलप करना होता है, तीनों स्किल्स में पर्सन को सेल्फ रिलायंट बनाना होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज फंक्शनल डेवलपमेंट। देखो, फंक्शनल डेवलपमेंट में क्या आएगा? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कंप्यूट एंड कम्युनिकेट, टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स, टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड मेक डिसीजंस इन डेली लाइफ। देखो, फंक्शनल डेवलपमेंट में क्या आएगा कि आपने पर्सन को सेल्फ रिलायंट बना दिया इन 3 आवर्स। यानी पर्सन लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है और सिंपल कैलकुलेशंस भी कर सकता है। लेकिन क्या आपने उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप की, जो रियल लाइफ में डिसीजन पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होती है? देखो, जैसे आपने उन्हें मैथ्स की कैलकुलेशन सिखा दी, वो सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो किसी ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं? क्या वो स्टैटिस्टिक को इंटरप्रेट कर सकते हैं? क्या किसी बजट को वो प्लान कर सकते हैं? इसी तरह से आपने उन्हें लिखना तो सिखा दिया, लेकिन क्या वो अपनी थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं? आपने उन्हें पढ़ना सिखा दिया, क्या वो किसी भी एनालॉजी को ग्रास्प कर सकते हैं? किसी आर्ग्यूमेंट को वो एनालाइज कर सकते हैं? तो इस तरह के स्किल्स जो एवरीडे लाइफ में रिक्वायर्ड होती है, जो डिसीजन पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो स्किल्स भी लोगों की डेवलप की गई इन फंक्शनल लिटरेसी। तो फंक्शनल लिटरेसी और लिटरेसी, इन दोनों में फर्क होता है। लिटरेसी का मतलब होता है सिर्फ 3 स्किल्स उसमें डेवलप की जाती है, लेकिन फंक्शनल लिटरेसी में आपकी वो स्किल्स भी डेवलप की जाती है जो आपकी डेली लाइफ में डिसीजन मेकिंग पर्पस में रिक्वायर्ड होती है, जो अपनी लाइफ को मेंटेन करने में, आपके एम्प्लॉयमेंट में, आपके रूटीन वर्क में रिक्वायर्ड होती हैं। उन स्किल्स को, उन एबिलिटीज को भी डेवलप किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में क्या आएगा? टू मेक देम अवेयर ऑफ डेवलपमेंटल इश्यूज लाइक हाई पॉवर्टी रेट, पुअर एजुकेशन, हाई मोर्टेलिटी रेट एंड रिगार्डिंग deprivation and to move towards improving their condition। देखो, सोशल अवेयरनेस में क्या आएगा कि लोगों के स्किल्स तो डेवलप कर दी, उनको 3 आवर्स में सेल्फ रिलायंट भी बना दिया, उनकी फंक्शनल लिटरेसी भी उन्हें प्रोवाइड कर दी, लेकिन उनके अंदर सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना, सोशल अवेयरनेस जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम डिप्राइव्ड हैं तो क्यों हैं, अगर हम पुअर हैं तो क्यों हैं, हमारे एरिया में ही गरीबी क्यों है, हमारे एरिया में ही अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग डेवलपमेंटल इश्यूज। अगर यहाँ हाई पॉवर्टी रेट है तो क्यों है, पुअर एजुकेशन सिस्टम इंडिया का क्यों है, हमारी कंट्री की जो एजुकेशन सिस्टम है वो दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में वीक क्यों है, यहाँ की एजुकेशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं मिलती है, यहाँ की पुअर एजुकेशन क्यों है, यहाँ के मोर्टेलिटी रेट हाई क्यों है। तो इस तरह की अवेयरनेस भी लोगों के अंदर क्रिएट की गई। यहाँ पुअर सैनिटेशन है तो क्यों है, यहाँ अनसेफ वाटर है तो क्यों है। इस तरह की कंडीशंस, इस तरह की अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट की गई और उन्हें मूव किया गया टुवर्ड्स इम्प्रूविंग देयर कंडीशंस। लोगों को बताया गया कि आप यूनाइट होकर, आप पॉजिटिव मेजर्स लेकर इन डिप्राइव्ड कंडीशन से, ये जो पुअर कंडीशंस है, इनसे आप ओवरकम
कर सकते हैं। तो ये सारी अवेयरनेस क्रिएट करना इस प्रोग्राम का थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद देखो एक और ऑब्जेक्टिव था, टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बाय इम्बाइबिंग वैल्यूज लाइक नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देखो लोगों के अंदर ऐसी वैल्यूज इम्बाइब की गई ताकि वो लोग यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ रह सके। लोगों के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप किया गया। आपको पता है इंडिया क्या है? इंडिया इज अ कंट्री विच हैज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्रीड के लोग एक साथ रहते हैं। हम हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ क्या है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। यहाँ के लोग विभिन्नता में रहते हुए भी एकता में दिखाई देते हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के कल्चर के लोग हैं। कोई होली मना रहा है, कोई क्रिसमस मना रहा है, कोई ईद मना रहा है। तो अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, फिर भी यहाँ पर लोग यूनाइट हैं। तो इस तरह की वैल्यूज लोगों के अंदर इम्बाइब की गई, लोगों को इम्पार्ट की गई। इसी तरह से कम्युनल हार्मनी, यानी अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर है, हर धर्म को एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी रिलीजन के लोग हो, सबके लिए इक्वल राइट्स हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यहाँ पर हर पर्सन इक्वल है इन द आईज ऑफ लॉ। इसके बाद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यहाँ लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की गई कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। तो ये सारी नेशनल वैल्यूज इम्बाइब की गई, नेशनल वैल्यूज इम्पार्ट की गई लोगों के अंदर टू क्रिएट अवेयरनेस। क्लियर? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे नैप के। नैप के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन आपको मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स ही लिखने हैं। इन तीनों ऑब्जेक्टिव पर इसका मेन फोकस था। अब देखो, अब मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। पहला पॉइंट आता है, नैप इनकॉर्पोरेट एसेंशियल फीचर्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखो आपको पता है एजुकेशन 3 तरह की होती है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो आपके स्कूल से स्टार्ट होती है और यूनिवर्सिटी पर जाकर एंड हो जाती है। इनफॉर्मल एजुकेशन में आप नॉलेज, स्किल एक्वायर करते हैं अपने डेली एक्सपीरियंसेस से। आप अपने सराउंडिंग से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने सराउंडिंग एरिया से आप अपनी नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करते हैं, वैल्यूज एक्वायर करते हैं। लेकिन जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो इन दोनों का मिक्सअप होती है। इसमें ना ही तो ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती है, ना ही ज्यादा फ्रीडम होती है। इसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ जो प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो लर्नर की चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। लर्नर की डिमांड के अकॉर्डिंग, लर्नर की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन प्रोग्राम्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फीचर्स अडॉप्ट किए गए हैं वो किए गए हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, इट हैज अडॉप्टेड एसेंशियल फीचर्स फ्रॉम गांधीजीज नई तालीम। गांधीजीज नई तालीम का मतलब क्या है? इसे हम बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, वर्धा एजुकेशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं, जिसे गांधी जी ने वर्धा नामक जगह पर लॉन्च किया था। इसे गांधी जी ने लॉन्च किया था 23 अक्टूबर 1937 को। इस स्कीम का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? कि टू डेवलप अ सोसाइटी, टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। हर किसी का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए जहां पर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले डेवलपमेंट के लिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट हर इंसान का इक्वल होना चाहिए। तो जो नैप प्रोग्राम था इसने भी इसी तरह के फीचर्स अडॉप्ट किए हैं अपने प्रोग्राम को लॉन्च करने में, क्योंकि यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये ऑल राउंड डेवलपमेंट
ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन का है। यहाँ पर जो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए थे, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये हर एडल्ट को प्रोवाइड करने का इसने कंसिडरेशन किया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन। चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी कलर का हो, किसी रिलीजन का हो, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है ये गांधी जी की नई तालीम पर बेस्ड है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। पहला तो इसमें जो एसेंशियल फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तीनों टाइप ऑफ एजुकेशन दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि कौन से एजुकेशन के यहाँ पर फीचर्स एनलिस्टेड है। तो यहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन के फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं, और दूसरा गांधी जी की नई तालीम के एसेंशियल फीचर्स भी यहाँ पर अडॉप्ट किए हैं नैप प्रोग्राम को लॉन्च करने में, नैप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ नीड टू अप्रेज नैप प्रोग्रेस। देखो, जब हम कोई भी स्कीम लॉन्च करते हैं, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, कोई भी काम हम शुरू करते हैं, तो उस काम को हम अप्रीज करते हैं, उसे जज करते हैं, उसे इवेल्युएट करते हैं, उसकी हम प्रोग्रेस देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। हम इवेल्युएट करते हैं कि जो हमारा प्लान्ड प्रोग्राम था वो एज पर प्लानिंग इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो भी एडवाइस होती है, जो सजेशंस होती है, वो सारी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ भी नैप को इवेल्युएट करने के लिए, नैप को अप्रीज करने के लिए तीनों लेवल पर एडल्ट एजुकेशन के बोर्ड बनाए गए। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ किस तरह से बोर्ड बनाए गए और कौन उनके हेड थे, यानी किसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, कौन उनके इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स की प्रोग्रेस को, कौन वहां पर उनकी चेकिंग कर रहा था, उनकी इवेल्युएटिंग कर रहा था कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई है। तीनों ही लेवल पर बोर्ड बनाए गए नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को चेक करने के लिए, अप्रीज करने के लिए, जज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो मैं आपको बता रही हूँ तीनों लेवल पर कौन इनके हेड थे और किस तरह से यहाँ पर बोर्ड बनाए गए। तो देखो, नेशनल लेवल पर नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन बनाया गया, जिसकी चेयरमैनशिप दी गई यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को। दूसरा है स्टेट लेवल पर स्टेट बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन बनाया गया, जिसके हेड थे स्टेट एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन बनाया गया, जिसके हेड थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यानी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में दे दी गई और उन्हें असिस्ट करने वाले थे डिस्ट्रिक्ट एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो यहाँ तीनों ही लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेपरेट बोर्ड बनाए गए, सेपरेट एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के बोर्ड बनाए गए और उन प्रोग्राम के अलग अलग हेड रखे गए। उन अलग अलग हेड की क्या ड्यूटीज थी कि वो उसकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करेंगे, वो देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन एज पर प्लान्ड हुआ कि नहीं हुआ, और जो भी एडवाइस आती है, जो सजेशंस आती है, वो एक्सेप्ट करेंगे और प्रोग्राम को इम्प्रूव करेंगे। क्लियर? अब देखो, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी में क्या आएगा कि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार किए गए थे। तो देखो, उसमें आते हैं स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड विलेज यूथ, एक्स सर्विसमैन, वॉलंटरी सोशल वर्कर्स। तो ये सारे आते हैं इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज में। इन सबको ड्यूटीज असाइन की गई कि आपको क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। ये जो फंक्शनरीज थे, इनको कम से कम 21 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। जो भी प्रोग्राम ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग उनको कम से कम 21 डेज की ट्रेनिंग दी गई थी। जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल था वो सारा टेस्ट किया गया था बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे नैप के अंदर। तो आपको ध्यान रखने हैं, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज में ये सारी कैटेगरीज आती है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेशन। देखो, ड्यूरेशन में क्या आएगा, the period of learner participation would be 300 to 350
आवर्स और 9 to 10 months। यानी जो भी लर्नर यहाँ पार्टिसिपेंट्स थे, जो यहाँ एजुकेशन लेने आते थे, उनका एक टाइम पीरियड था, या तो 300 से 350 घंटे वो एजुकेशन ले सकते थे, उसको हम 9 से 10 महीने भी कह सकते हैं। यानी यहाँ जो कोर्स प्रोवाइडेड था वो 9 to 10 months का था। विद इन 9 to 10 months उनको सारी एक्टिविटीज, सारी स्किल्स प्रोवाइड की जाती थी, हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, जो इस प्रोग्राम का एम था। क्लियर? इसमें और भी पॉइंट्स हैं, देखो, प्रायोरिटी वाज गिवन टू विमेन एंड SC/ST। जब ये सेंटर सेटअप किए जाते थे तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी जाती थी वो विमेन नीड को देखकर दी जाती थी, SC/ST के कैंडिडेट्स को देख के दी जाती थी। यहाँ मेन प्रायोरिटी विमेन नीड्स और जो वीकर सेक्शन था सोसाइटी का उसको प्रायोरिटी दी जाती थी, उनके अकॉर्डिंग ही सेंटर्स सेटअप किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज project was headed by project officer and a supervisor for each 20 to 30 education centers। देखो, जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता था उसका हेड होता था प्रोजेक्ट ऑफिसर, और हर 20 से 30 एजुकेशन सेंटर पर एक सुपरवाइजर रखा जाता था। यानी 20 या 30 सेंटर एक सुपरवाइजर के अंडर काम करते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया जाता था। आपको एक बात और बताती हूँ, यहाँ पर जो टीचर को, जो इंस्ट्रक्टर्स होते थे, उनको 50 रुपीज पर मंथ ऑनरेरियम दिया जाता था। लास्ट पॉइंट इज पोस्ट लिटरेसी एंड फॉलो अप प्रोग्राम वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ NAP प्रोग्राम। देखो, जो फॉलो अप प्रोग्राम थे, पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम थे, वो भी इसके इंटीग्रल पार्ट्स माने जाते हैं। होपफुली नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के सारे की पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप मुझे टॉपिक बता देना, आई विल अपलोड वीडियो फॉर यू। डोंट हेजिटेट, किसी तरह की कोई हेजिटेशन मत रखना। फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो लेक्चर, कमेंट जरूर करके बताना। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।